हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश कामर मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हमें शो ये करना है कि इसका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इनफिजिबल सॉल्यूशन होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये हमें एलपीपी दी हुई है, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दो दे रखी हैं, एक में लेस देन का साइन है और एक में ग्रेटर देन का साइन है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास जेड जो होना चाहिए वो मैक्सिमाइज होना चाहिए और दूसरा राइट हैंड साइड कंस्ट्रेंट की क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास है। तो अब हम इन इनक्वालिटीज़ को इक्वेशन में बदलेंगे, तो उसके लिए हमें सरप्लस या स्लैक वेरिएबल या आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम जेड में हमारे पास आएगा 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 2x1 प्लस x2। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली साइड जो है वो छोटी है 2 से। अगर छोटी है तो यहाँ हम क्या करेंगे, वेरिएबल ऐड करेंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। जबकि अगर दूसरी साइड को अगर हम देखें तो दूसरी साइड फ्रेंड्स हमारी बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 12 के। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को देखना होता है कि ये साइड बड़ी है या छोटी है। ऊपर देखें तो ये साइड लेस देन थी, इसलिए हमने वेरिएबल ऐड कर दिया, इक्वल्स टू हो गया। इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है सॉल्व करने के लिए, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन खत्म करना होता है, इक्वल में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर देखें तो ये साइड हमारी क्या थी, बड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ माइनस कर दिया। अब यहाँ हम x3 नहीं है तो मैंने लिख दिया 0x3 और ऊपर x4 नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0x4। ये जो हमने ऐड किया है इसे स्लैक वेरिएबल कहा जाता है और जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसे सरप्लस वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो टेबल में हमें क्या चाहिए होती है, आइडेंटिटी चाहिए होती है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी जैसे आपको बताया हुआ है। वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दिख रहा होगा, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पहले वाले लेक्चर्स में हमने जब बिग एम मेथड किया था, आर्टिफिशियल वेरिएबल आता था। जब भी ये साइन होता है ग्रेटर देन का, हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके आना ही पड़ता है, क्योंकि जब जब ये ग्रेटर देन साइन होगा ये वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी, हमें माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इक्वल करने के लिए। और जब माइनस करेंगे तो आइडेंटिटी में बनेगा 0-1, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, 0-1 चाहिए होता है। यहाँ क्या बन रहा है, 0-1। देखिए x3 के साथ 1 है, नीचे 0 है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 x4, तो x3 में यहाँ क्या है, ऊपर वाली रो में क्या है, 1 है, नीचे वाली रो में क्या है, 0 है। ऐसी x4 में ऊपर वाली रो में क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, -x4 है तो -1 बनेगा, जिस वजह से क्या होगी कि हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हो रही है तो हमें आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा x5। और करना भी किस तरफ है, नीचे हमें 1 चाहिए तो हमने क्या कर दिया, नीचे वाले में ऐड कर दिया। ऊपर x5 नहीं है तो हम लिखेंगे 0x5। तो यहाँ x5 वेरिएबल एक और बनेगा, फर्स्ट रो में उसकी वैल्यू क्या है, 0, और सेकंड रो में उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई 1 0 0 1। ऐसा वेरिएबल जो साइन तो इक्वल हो लेकिन सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए आता है, जैसे x5 क्या करने आया है, सिर्फ आइडेंटिटी बनाने के लिए आया है, इससे क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो पहले हमें ये दिया हुआ था कि x1 से लेकर के x2 ग्रेटर देन इक्वल 0 थे। अब हमारा ये कहाँ तक चलेगा, 3 4 5 सभी के सभी क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। और बता देते हैं यहाँ पे हमने x3 क्या है, यहाँ पर हमारे पास x3 जो है वो स्लैक वेरिएबल है, जिसे हम ऐड करते हैं वो हमारे पास स्लैक वेरिएबल होता है। ऐड हमने किया था इक्वल बनाने के लिए, फिर जिसे इक्वल बनाने के लिए माइनस किया जाता है, इक्वल का साइन लाने के लिए x4 को माइनस किया था, इसे हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जो इक्वल के साइन तो ऑलरेडी थे लेकिन क्या बनाने के लिए आया था, आइडेंटिटी बनाने के लिए आया था, उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हमारा x5 जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब ऊपर नई कॉस्ट लिखते हैं, स्लैक वेरिएबल की कॉस्ट जो होती है वो हमारे पास 0 होती है, सरप्लस वेरिएबल की कॉस्ट भी 0 होती है, लेकिन जो x5 आर्टिफिशियल आया है इसकी कॉस्ट क्या होती है, -m होती है। आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमारे पास -m होती है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सिंप्लेक्स टेबल में फ्रेंड्स यहाँ हम लिखते हैं CJ और यहाँ लिखते हैं XB। XB में हमारे पास यहाँ टोटल वेरिएबल आते हैं, जितने भी इसमें वेरिएबल होते हैं जो कि हमने लिख दिया है। क्वेश्चन में हमारे पास 1 to 5 वेरिएबल गए थे, वो लिख दिए हैं।
CJ में क्या होता है, मैक्सिमम जेड में जो x1 x2 x3 के साथ है वो लिखा जाता है। x1 के साथ 3 है, x2 के साथ 2 है, फिर 0 0 और माइनस m है, 0 0 और माइनस m है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करने से पहले जो मैंने इससे पहले बिग एम मेथड पर 2 क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगा। अब एक्स बी में क्या लिखा जाता है, यहाँ जो हमारे पास राइट हैंड साइड में होता है उसे हम क्या करते हैं एक्स बी में लिखते हैं। यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा। ये पूरी की पूरी फर्स्ट रो ऊपर लिखी जाएगी, सेकंड नीचे लिखी जाएगी। तो x1 के साथ 2, x2 के साथ 1, आगे वाले में ऑलरेडी लिख चुका हूँ 1 0 0 3 4, आगे वाले क्या बन रहे हैं 0 -1 1, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल किस लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आइडेंटिटी कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हमें इसके बाद लिखना होता है वी बी और सी बी। ये बेसिक टेबल होती है हमारी, जिसमें वी बी वेरिएबल बेसिक वेरिएबल आएगा और उनकी कॉस्ट आएगी। कौन से आते हैं, जो क्या बना रहे हो आइडेंटिटी 1 0 0 1 जो आइडेंटिटी बना रहे होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं। आइडेंटिटी का 1 देखते हैं, उसके ऊपर क्या है x3 0, तो 1 के इस तरफ क्या आएगा x3 0। फिर नेक्स्ट हम आइडेंटिटी का 1 चेक करेंगे। आइडेंटिटी का 1 हमारे पास यहाँ पर है, इसके ऊपर है x5 माइनस m, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x5 माइनस m। अब हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है जेड जे माइनस सी जे का वी बी एक्स जे माइनस सी जे, यानी कि ये जो यहाँ सॉरी सी बी आएगा, सी बी जो है हमारा इसका मल्टीप्लाई हम पहले x1 से करेंगे और माइनस में c1 करेंगे। सी जे की जगह पर 1 हो जाएगा। अगर x1 से मल्टीप्लाई करें तो सी बी 1 हो जाएगा, x2 से मल्टीप्लाई करें तो सी बी 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हम x2 से करेंगे और माइनस c2 करेंगे। तो ये काम अब हमने करना है। तो पहले हम c वाले का मल्टीप्लाई x से करेंगे, ये 0 हो गया। यहाँ क्या बनेगा -3m, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बना -3m। फिर है माइनस में cj, तो cj को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3। नेक्स्ट इसका मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही रहना हमेशा, ये होगा माइनस का 4m जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और इसे माइनस करना है, cj को नेगेटिव लिखना है, तो हो गया माइनस का 2। नेक्स्ट में ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है, और माइनस भी क्या हो रहा है 0 0 बनेगा, प्लस m बन जाएगा और cj की जगह 0 है। यहाँ पे ये हमारे पास 0 बन रहा है, ये क्या बनेगा -m, तो इसकी वैल्यू अब यहाँ हमारे पास क्या आ रही है -m। फिर फॉर्मूले में माइनस है और cj की वैल्यू इसके ऊपर क्या है -m, तो ये m और m कट जाएंगे आपस में, यहाँ हो जाएगा 0। हमारे पास यहाँ पर चेक करें तो जेड जे माइनस सी जे जो है वो सभी ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आई। ये दोनों हमारे 3 जो है हमारे ग्रेटर देन 0 हैं, लेकिन ये 2 क्या है नेगेटिव हैं। तो इनमें क्या होता है मोस्ट नेगेटिव देखना है, इसमें 4 लगा है, इसमें 3 लगा है, तो 4 वाला हमारा क्या होगा मोस्ट नेगेटिव होगा। मोस्ट नेगेटिव पर हम एंट्री का साइन लगा देते हैं, और फिर नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम एक्स बी अपॉन एक्स जे, और एक्स जे जो होता है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ये की एलिमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब एक्स बी जो ऊपर आएगा वो तो ये वैल्यू है 2 और 12, क्योंकि एक्स बी के नीचे लिख रखी है 2 और 12, तो एक्स बी की वैल्यू हमें पता चल गई, एक 2 है और एक 12 है। अब डिवाइड में एक्स जो होता है वो एंट्री का साइन जिस पे लगता है उसके वो दोनों नंबर डिवाइड में जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा। इधर 3 बना और यहाँ हमारे पास बनेगा 2। चूज़ किसे करना है, हमें मिनिमम को चूज़ करना है, तो मिनिमम कौन है 2 है, तो 2 पर हम एरो लगा देंगे। अब ये जहाँ पर दोनों एरो मिलते हैं उस एलिमेंट को क्या कहा जाता है की एलिमेंट, और ये हमारी नेक्स्ट टेबल बनाने में हेल्प करता है। जिस एलिमेंट पर दोनों एरो आकर के मिलेंगे उसे हम कहते हैं की एलिमेंट, और नेक्स्ट टेबल में ये हमारी हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि बाहर कौन जाएगा इस की एलिमेंट के डायरेक्शन में। आइडेंटिटी वाला 1 देखिए आइडेंटिटी ये हमारे पास 1 0 0 1, तो इसकी डायरेक्शन में की एलिमेंट की डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है, तो नेक्स्ट टेबल में ये बाहर जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल में ये जो 1,0 है ये हमें किस जगह पर मिलेगा 1,0 x2 के नीचे मिलेगा। अगर नहीं मिले तो हमारी टेबल में कहीं मिस्टेक हुई होगी। तो अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। यहाँ पर आया हमारे पास सी जे एक्स बी वेरिएबल x1 x2 x3 x4 x5। जो आउटगोइंग वेरिएबल है वो x3 है और x3 स्लैक है। अगर स्लैक वेरिएबल बाहर जाता है तो उसे नेक्स्ट टेबल में हम कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी बाहर जाए तो उसे हम नेक्स्ट टेबल में नहीं लेते,
बिग गैम मेथड में ये मैंने आपको क्वेश्चन इस पर करवाए हैं। CJ हमारे पास आएगा 3 2 0 0 माइनस m। सबसे पहले कौन सी रो बनेगी हमारे पास जिसके अंदर की एलिमेंट होता है, इस पूरी रो को की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं और नई रो बन जाती है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, की एलिमेंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे हम, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो ये हमारी बन गई नेक्स्ट टेबल की फर्स्ट रो। सेकेंड रो के लिए फ्रेंड्स हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ओल्ड रो, एक तो की एलिमेंट से बन जाती है, दूसरी के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है ओल्ड रो माइनस न्यू रो इनटू कुछ करना पड़ता है। तो पहले हमने सेकंड बनानी है, तो सेकंड ओल्ड कौन सी है, ये रही हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे 12 3 4 0 -1 और 1। फिर हम माइनस का फॉर्मूले के अंदर माइनस का साइन है वो लगा दिया। न्यू रो लिखेंगे, न्यू रो वो जो नई टेबल में बन चुकी है वो न्यू रो है हमारी। यहाँ आ जाएगा 2 2 1 1 0 0। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो टेबल बन रही है की एलिमेंट के नीचे उसमें क्या है 4, तो 4 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट हमारे पास 12 माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा 4। नेक्स्ट 3 माइनस 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 5। 4 माइनस 4 0 बन जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 और लास्ट बन जाएगा 1। तो हमने लास्ट टेबल में देखा था कि आउट गोइंग का साइन लगा था 1 0 पर, उसने एंटर इस जगह पर करना था, तो 1 0 x2 के नीचे हमने कहा था आएगा, और देखिए x2 के नीचे 1 0 आ रहा है। अब हम लिखेंगे VB और CB। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखना है, आइडेंटिटी के 1 के ऊपर है x2 2, तो यहाँ आ जाएगा x2 और 2। और दूसरा अगर हम देखें तो आइडेंटिटी का 1 ये रहा, इसके ऊपर है x5 माइनस m, तो यहाँ आ जाएगा x5 माइनस m। अब हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ, उसके लिए मल्टीप्लाई किसका करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है ZJ माइनस CJ का, CB का मल्टीप्लाई हर एक्सेस से करेंगे और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग C1 को माइनस CJ को माइनस करेंगे। तो पहले मैं CB का मल्टीप्लाई x1 वालों से कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5m, तो ये हमारे पास बना 5m पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 रह जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पर हमारे पास बना 4 प्लस इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 5m, और माइनस CJ करना है तो ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा और 5m प्लस 1 बन गया। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बना 2, ये 0 2 बना और माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट 2 और 4m हो गया हमारे पास प्लस का, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 2 माइनस 0 करना है, ये हो गया 0 प्लस का m, यहाँ पे बन गया 0, ये माइनस का m और ये हो जाएगा प्लस का m, क्योंकि CJ का क्या करना होता है, हमें CJ को नेगेटिव लेना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा ZJ माइनस CJ है ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि नेक्स्ट टेबल नहीं बनेगी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, जब भी ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आता था तो हम कहते थे कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 तो आ गया है, लेकिन इस बेसिक टेबल में, बी से मतलब बेसिक टेबल है, यहाँ पर हमारे पास क्या है x5 पड़ा है, और x5 कौन है हमारे पास, आर्टिफिशियल वेरिएबल है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर कभी भी बेसिक टेबल में बच जाए और उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, देखिए x2 की वैल्यू क्या है 2, x5 की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी भी बेसिक टेबल में बच जाए और उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वह नो फिजिबल होता है, यानी कि इनफिजिबल सोल्यूशन होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 2 आएगी, एंड x5 की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। जो लास्ट क्लास में हमने बिग मेथड में किए थे उसमें क्या होता था, आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल जाता था, और जो वेरिएबल बाहर निकल जाता है उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें x1 नहीं है तो x1 की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 लेंगे। तो बिग मेथड में ऐसा होता था कि इस टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल आता ही नहीं था, उसकी कॉस्ट 0 होती थी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 आ गई है। अगर मैं इसे मैक्सिमम जेड में रखता हूँ तो मैक्सिमम जेड में यहाँ x5 की जगह हम क्या लिखेंगे 4, तो ये यहाँ पड़ा रहेगा -4m, और x1 तो 0 ही है, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 आई है।
तो यहाँ पड़ा रहेगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर नहीं निकल पाएगा, वो फिजिबल नहीं निकल पाएगा। तो आंसर जो होगा वो हमारा नो फिजिबल होगा। तो यहाँ ये हम लाइन लिखेंगे कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो तो आ गया, बट द बेसिस इंक्लूड, ये जो हमारी बेसिस है इंक्लूड कर रही है आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 को, x5 उसमें पड़ा है विद पॉजिटिव वैल्यू फॉर, उसकी वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, हैंस द प्रॉब्लम हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन। तो इसलिए है जो हमारी प्रॉब्लम है इसका फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। नो फिजिबल को हम इनफिजिबल भी कहते हैं। हैंस द प्रॉब्लम हैज़, चाहे नो फिजिबल लिख दो चाहे इनफिजिबल लिख दो, हैंस द प्रॉब्लम हैज़ इनफिजिबल सोल्यूशन। तो नो फिजिबल का केस में बस इतना ही होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल पड़ा रहेगा लास्ट में, जब जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, आर्टिफिशियल पड़ा रहेगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर आर्टिफिशियल वैल्यू पड़ा रहे और उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो तो हम लिख देंगे कि हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।